जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 6th क्लास की। हमारी ये जो चल रही है इसका चैप्टर नंबर 2 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि ग्लोब क्या होता है, अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने के लिए मिलेंगी और यहीं से आपका बेस भी क्लियर होगा। तो ध्यान से समझते चलिएगा इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए पिछले अध्याय यानी कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, क्योंकि हमने देखा था वो क्या थी, थोड़ी चपटी थी ध्रुवों पे से। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी क्या है, चपटी, तथा मध्य में थोड़ी क्या है, उभरी हुई है। तो ये थोड़ी थोड़ी चपटी है ध्रुवों की तरफ से और मध्य से हमें थोड़ी सी ये उभरी हुई दिखाई देती है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती होगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में यहाँ पर ग्लोब को देखिए। देखिए यहाँ पर ये जो ग्लोब दिखाया गया है आपको, ये ग्लोब है जो कि पृथ्वी का एक लघु रूप में इसको दिखाया गया है। जहाँ पर ये पृथ्वी, यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये इसके अक्ष हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिखाया गया है यहाँ पर थोड़ा आपको गोल लग रही होगी, लेकिन ये ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है और बीच में देखो ये आपको यहाँ से उभरी हुई ये नजर आ रही होगी ऊपर की साइड से। अब इसका आप ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ग्लोब क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। तो ये ग्लोब है जो कि पृथ्वी का एक हमारी लघु रूप में एक इसका वास्तविक प्रतिरूप हम इसको कह सकते हैं ग्लोब को। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। भाई ग्लोब का कोई एक पैमाना नहीं है, ग्लोब अनेक आकार के भी हो सकते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो बड़े ग्लोब होते हैं जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते। और पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। जो ग्लोब होते हैं ये स्थिर नहीं होते, इसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। और ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। भाई ग्लोब में यही तो दिखाया जाता है, इनका सही आकार दिखाया जाता है। यहाँ देखिए जो ग्लोब है, यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये क्या है, ये आपको महाद्वीप वाला एरिया दिखाई दे रहा है। और ये जो ब्लू ब्लू है ये क्या है, वाटर को शो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें ग्लोब पर भी दिखाई देती हैं। पृथ्वी की अगर हम आगे बात करें, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। भाई पृथ्वी के समान हमने कोई गोला ले लिया और उस पर किसी बिंदु की स्थिति का अगर वर्णन करना हो तो ये करना कठिन बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अब हम उन बिंदुओं और रेखाओं की सहायता से ही फिर हम उस स्थान का सही स्थान, सही स्थिति बताते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष। अभी देखा था हमने अभी जो हमने ग्लोब देखा था, तो यहाँ पर जो ये झुकी हुई सुई थी, ये जो यहाँ से यहाँ तक थी, जो कि आपको बस बाहर वाला हिस्सा दिखा रखा था, तो यही क्या कहला रही थी, ये हमारी अक्ष थी। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। भाई ये यहाँ पर ऊपर वाला क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा हमारा उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला होगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो जब आपने कभी ग्लोब रियल में देखा हो तो आप उसको घुमा सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी क्या कर सकते हैं, सुई के चारों ओर इसको पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी जो है, पर पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। ये जो हमने अक्ष देखा ना, अभी यहाँ पर ये सुई देख रहे हैं आप, यहाँ आपको ये हमने पढ़ने के लिए यहाँ पर कल्पना की है चीज़ों को। आप वास्तव में कोई एक सुई नहीं देख सकते पृथ्वी पे कि हाँ कोई ऐसी एक सुई होगी। और यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। तो ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो हम इसे पढ़ने के लिए समझते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। और ये जो दो बराबर भागों में बांटती है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसको, जो इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। मान लिया हमारा ग्लोब हो गया, और अब इस ग्लोब को जो रेखा दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ये हमारी कहलाती है विषुवत रेखा, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया, अगर आपको करके देखना है, एक बड़ा सा आप गोलाकार आलू या गेंद ले लें और स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें, और फिर ये सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है, और आप इसे आलू या गेंद के अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। तो आपको ऐसे ही प्रतीत होगा जैसे ग्लोब घुमाते हैं हम, ठीक है।
तो अभी हमने देखा यहाँ पर विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है, जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तर में स्थित जो आधा भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिण वाले भाग को आधे को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पर पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो विषुवत वृत्त होता है, विषुवत वृत्त ये पृथ्वी पर क्या करता है, एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है वो यही होता है। इसी के संदर्भ से हम सबकी स्थिति को बताते हैं। विषुवत वृत्त जो है, ये विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो जो हमारा 0 डिग्री होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा ये विषुवत वृत्त है। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको डॉटेड वाली, ये विषुवत वृत्त है। तो ये होगी हमारी 0 डिग्री वाली। अब इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि विषुवत वृत्त के ऊपर ये सारा कहलाता है हमारा नॉर्थ ग्लोब, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और जो इसके नीचे वाला पार्ट होगा ये हमारा कहलाता है साउथ ग्लोब, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर जो विषुवत वृत्त है, इस विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, यानी कि यहाँ विषुवत वृत्त है और ध्रुव कहाँ है, यहाँ पर है। ये उत्तर ध्रुव आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है, यहाँ पर डॉट है। तो ये क्या है, ये हमारा उत्तर ध्रुव है। तो उत्तर ध्रुव तक जो सभी समांतर वृत्त है, इनको अक्षांश या फिर समांतर रेखाएं कहा जाता है। आप देखिए विषुवत वृत्त के हैं समांतर समांतर ऐसे रेखाएं चल रही है ना, ये तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाती हैं हमारी समांतर रेखाएं, या इन्हीं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इन्हें हम, अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, और जो अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अक्षांशों को किस में मापते हैं हम, ये भी याद रखिए पूछा जाता है, तो इन्हें हम अंश में मापते हैं। अब विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो भी हमने बताया यहाँ पर, ये 0 डिग्री किसको दर्शाएगी, शून्य जो अंश है ये दर्शाता है विषुवत वृत्त को। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है, अतः इसकी माप जो होगी वो 360 अंश होगी। तो टोटल कितनी होगी, वो पूरी 360 होगी, यानी कि 360 अंश का 1/4 होगा। तो 360 का कितना होगा भाई, ये 1/4 होगा। और जब इसका 1/4 होगा तो 1/4 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो यानी कि ये क्या होता है, एक 90 डिग्री अंश होता है। तो इस प्रकार जो 90 डिग्री अंश होता है वो उत्तरी अक्षांश यानी कि उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री पर हमारा क्या होता है, उत्तर ध्रुव होता है। तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अंश जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव, यानी कि दक्षिण में से उत्तर में है, ऐसे ही नीचे दक्षिण में होगा 90 डिग्री, तो वो किसको दर्शाएगा, दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार अब देखिए यहाँ पर, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो जो भी उत्तर की सारी रेखाएं होंगी, उत्तर में जितनी भी रेखाएं होंगी, इनको क्या कहा जाएगा, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, या फिर समांतर रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, इन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ हम उसकी दिशा भी लिखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ 23.5 डिग्री, देखिए यहाँ पर ये जो है, ये वाली रेखा जो दिख रही है आपको 0 डिग्री, तो 0 डिग्री वाली जो रेखा है, यहाँ देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा। तो 0 डिग्री वाली जो रेखा है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसके जो ऊपर वाले हैं सारा, यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, ये उत्तर ध्रुव, ये वाला सारा हमारा उत्तरी गोलार्ध है। तो जब भी हम इसके ऊपर जो अक्षांश पढ़ेंगे वो किस तरह से पढ़ेंगे, तो ये 23.5 डिग्री की रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी, देखो यहाँ इसके पीछे लिखा भी है उत्तरी, लिखा है ना, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। और जब नीचे वाला पढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इस तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द मतलब छोटा इसको लिख देते हैं, उत्तर को उ और दक्षिण को द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, जो कि में बेलो हॉरिजोंटे, ये दोनों ही 20 डिग्री अंश पर स्थित है। दोनों ही किस पर है भाई, 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन जो चंद्रपुर है वो विषुवत वृत्त के 20 अंश जो है वो उत्तर में है, एवं बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त के 20 अंश पर ही है वो भी, लेकिन वो क्या है, वो दक्षिण में है। यानी कि एक तो यहाँ पर होगा उत्तर में और एक कहाँ पर होगा, यहाँ दक्षिण में होगा। ठीक है। तो
इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और बेलो होरिजोंटे जो है ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। तो देखिए अक्षांशों का आकार ये यहाँ जितना हम दूर जाते जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल, तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इतनी बात समझ में आई। एक बार चित्र पर और नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 0 डिग्री वाली रेखा है इसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। और विषुवत वृत्त से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जब उत्तर की तरफ हम चलते हैं तो इसे हम यहाँ जो बीच का जो इसका एरिया है इसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं। और 23.5 डिग्री से जो 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से ध्रुवों तक का जो क्षेत्र है इसे उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। ऐसे ही दक्षिण में होगा तो 0 से 23.5 डिग्री तक का जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। ये कौन सा होगा, ये दक्षिणी वाला होगा। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला जो ये क्षेत्र है इसको हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 66.5 से जो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वाला एरिया है इसको हम दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा कहाँ है, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है, ये देखिए जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में रेखा है इसका नाम है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में रेखा है इसे हम कहते हैं मकर रेखा। समझ में आ गया। दोनों किस तरह से आपको बतानी है, उत्तरी गोलार्ध की पूछेगा 23.5 डिग्री तो कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो मकर रेखा। क्लियर है। अब देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कौन सी होती है। 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा कहते हैं और उत्तर ध्रुव हमारा 90 डिग्री पर होता है तथा दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो हमारा 90 डिग्री दक्षिण में होता है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, और ये कौन कौन सी हैं देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताई थी, वही बताएंगे इसमें भी। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा भी बताया था 23.5 डिग्री पर भी दिखाई थी। फिर दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। फिर विषुवत वृत्त के मध्य में हम देखते हैं 66.5 डिग्री उत्तर में, इसको हम उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। और विषुवत रेखा के जब 66.5 डिग्री आप दक्षिण में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त दिखाई देगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है पृथ्वी के ताप कटिबंध किस किस तरह के होते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। तो समझ में आया पहला उष्णकटिबंध, क्योंकि यहाँ पर एक बार सूर्य जरूर सिर के ऊपर आता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर पर नहीं होता। भाई कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर जो होता है वो दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए जो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो होती हैं वो तिरछी जाती हैं। ध्रुव की तरफ जब वो देखेंगी कि जो किरणें जाएंगी वो कैसी जाएंगी, वो तिरछी जाती हैं। और जब वो तिरछी जाती हैं इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र है उसमें बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है वो क्षितिज से ऊपर कभी आ ही नहीं पाता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो ये कटिबंध तो हमने पहले ही देख लिए थे, आपको समझ आ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे चित्र के द्वारा दिखाया गया है, यहाँ पर सीधी सतह पर प्रकाश का जो टॉर्च का जो प्रकाश है वो तेज तथा कम स्थान पर फैला है। जब सीधी किरणें पड़ेंगी इस तरह से सूर्य की तो प्रकाश कम फैलेगा और अपना जो इसका जो एरिया तो कम है लेकिन तेज प्रकाश होगा। और वहीं जब हम इसको देखेंगे तिरछी अगर पड़ेगी टॉर्च तो प्रकाश क्या हो जाएगा, कम तेज हो जाएगा लेकिन क्षेत्र अधिक घेरेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर इसको आप समझ सकते हैं सूर्य की स्थिति को। तो हमने अक्षांश समझ लिया, अब समझते हैं कि देशांतर क्या होते हैं, देशांतर क्या है। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त हमें कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित एक मॉरिशस द्वीप, ये एक ही अक्षांश पर हैं, दोनों 20 डिग्री 00 मिनट दक्षिणी पर स्थित है। और उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा जो है उसको पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, और इन संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं, हम देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ एक बार
यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो डॉट है मैंने यहाँ बनाया है मिड में, ये यहाँ पर 180 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर ध्रुव में 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो 180 डिग्री है, इसको यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आप जब इसमें पूरी लाइन देखते हैं, ऐसे ये चलती जाती हैं, तो ये जो लाइन है नीचे जाके मिल जाती हैं। जिस तरह से ऊपर से मिली हुई दिख रही है ना आपको, तो ऐसे इसके पीछे वाला स्पेस भी होगा, तो वहाँ पर ये लाइन जाके क्या हो जाती है, ये सभी की सभी लाइन मिल जाती हैं। तो ये जो आपको खड़ी हुई लाइन दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको और समझ में आएंगी चीज़ें अच्छे से। तो देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं इन रेखाओं को। अब देखो यहाँ पर, तथा उनके बीच की जो दूरी है, दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश के मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धविरत है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर बिल्कुल क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अब यहाँ देखेंगे आप इस चित्र में, अगर तो इस चित्र में आपको अच्छे से नज़र आ रही होंगी चीज़ें। यहाँ देखो, ये जो उत्तर ध्रुव है और यहाँ पर देखिए सभी याम्योत्तर रेखाएं यहाँ आकर मिल रही हैं, ये सभी आकर मिल रही है, नहीं मिल रही। तो जब ये आकर मिल रही हैं तो आपको एक चीज़ से समझ में आ रही होगी कि जब ये यहाँ से चलती चलती आती हैं, यहाँ से चलती चलती जब ये ऊपर की तरफ आती है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर आकर तो खत्म ही हो जाती है शून्य, क्योंकि सब एक जगह आकर ये मिल जाती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। अब देखिए यहाँ पर तो आपस में मिल जाती हैं। अब अक्षांश जो कि समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई क्या होती है, समान। हमने देखा था अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इस तरह से, इनकी जो लंबाई है वो तो कम होती चली जाती है, लेकिन इनकी लंबाई जो होती है इनकी याम्योत्तर की, वो क्या होती है, समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली जो याम्योत्तर है उसके पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। तो इसका मान जो होता है वो 0 डिग्री देशांतर होता है। तो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है हमारी प्रमुख याम्योत्तर। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर में कि प्रमुख याम्योत्तर किसे कहा जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। तो 0 डिग्री क्या है हमारी, ये प्रमुख याम्योत्तर है। अब इसके आगे, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक क्या कर सकते हैं, गणना, यानी कि 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में इसकी गणना कर सकते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और तथा पश्चिम के लिए अक्षर पर पै का उपयोग करते हैं। जिस तरह से हमने दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के लिए दैवरू का यूज़ किया था, इस तरह से इसका पश्चिमी और उत्तरी, इसका पूर्वी और पश्चिमी का यूज़ करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, बात है एकदम, बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है। देखिए जो 180 डिग्री चाहे पूर्व की बात कर लो, चाहे 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर की बात कर लो, ये एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, दोनों ही, पूर्व वाला भी और पश्चिम वाला भी, दोनों ही एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब देखो किस प्रकार ग्रिड, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ से ये आ रही है, ये कौन सी लाइन है भाई, यहाँ ये जो आ रही है याम्योत्तर रेखाएं हैं, ये क्या है हमारी, ये है याम्योत्तर रेखाएं। और यहीं पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रही, ये इधर से अक्षांश रेखाएं होंगी और ये याम्योत्तर। तो यहाँ पर जो ये काट रही हैं एक दूसरे को, ये जो काट रही हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो ये क्या बना रही है, ग्रिड, यानी कि जाल सा बना रही है ना। तो ये होते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा बनाया गया जो ग्रिड होता है। तो आपको किसी स्थान, तो यहाँ देखते हैं, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय याम्योत्तर के बनी ग्रिड को हमने देख लिया। यहाँ पर अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर इस स्थान का क्या कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में जो धुबरी है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होता है, स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। अब
इसको समझने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि आप इसको समझने के लिए किस किस तरह से अपने चीज़ें कर सकते हैं। कागज़ लेकर वहाँ पर खींच कर लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं आप अच्छे से। अब ये जो आपको मैप दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैप देख लेते हैं एक बार बड़ा करके। देखिए यहाँ तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये सारे के सारे महाद्वीप यहाँ पर दिखाए गए हैं और महासागर भी दिखाए गए हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा ये प्रशांत महासागर, ये यहाँ पर प्रशांत महासागर है, ये हमारा हिंद महासागर है यहाँ पर अटलांटिक महासागर, ये इधर फिर से प्रशांत महासागर आ जाता है जब इसको आप गोल करके देखेंगे, और ये ग्रीनलैंड एक द्वीप है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये है ग्रीनिच जगह जहाँ से एक हमारा मानक टाइम लिया गया है। तो ये है यहाँ से प्रमुख याम्योत्तर रेखा जो गुजरती है, ये यहीं से गुजरती है 0 डिग्री से। तो यहाँ से आप देखेंगे जब ग्रीनविच से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पूर्व की तरफ, ये पूर्व वाला हिस्सा है, तो जब पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम प्लस होता जाता है, टाइम क्या होगा, प्लस होगा। और जब हम ग्रीनविच के पीछे की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है, इधर की साइड में माइनस होता चला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि किस तरह से इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है जो आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है। अब देखते हैं देशांतर और समय किस किस तरह से आपको इनका निर्धारण करते हैं आप। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या होता है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त ये प्रतिदिन होता है, भाई सूर्य डेली निकलता है और डेली छिपता है। अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो पूरे विश्व में जो समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होती है, दोपहर होती है। चूंकि पृथ्वी जो होती है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, हमारी पृथ्वी किधर से किधर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय तो ग्रीनिच समय से हमेशा आगे होता है, और जो पश्चिम में होते हैं उनका समय हमेशा क्या होता है, पीछे होता है। तो यहाँ पर हम चित्र में चलो अब आगे आते हैं। समय के अंतर की गणना करने के लिए जो निम्नलिखित विधि यहाँ पर दी गई है, और वो किस तरह से। अब देखो पृथ्वी जो होती है वो लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, और कितना घूमती है, वो 360 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटे में वो कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में जो घूमेगी वो 15 डिग्री घूमेगी, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा, समय जो होगा 15 गुणा 4 करेंगे तो कितना होगा, 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से अगर 15 डिग्री पश्चिम की ओर देखेंगे तो 1 घंटा पीछे समय चला जाएगा, यानी कि वहाँ पे कितने बजे होंगे, 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसी समय 180 डिग्री पर क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। तो इसलिए यहाँ पर टाइम भी चेंज हो जाता है, और कभी कभी यहाँ, और जिसमें जब टाइम चेंज हो जाता है और ज़्यादा लंबा समय, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इनकी उतनी ज़्यादा दूरी होगी, तो इनमें डे का भी चेंजेस आ जाता है। तो किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है और दोपहर के समय में घड़ी के दिन में 12 बजते हैं, तो इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय जो समय है वो समान होता है। अच्छा, हम मानक समय मानते क्यों मानते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के जो स्थानीय मानों में क्या होता है, अंतर होता है। भाई अलग अलग जगह के जो स्थानीय मान होते हैं उनमें अलग अलग अंतर होता है। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक होता है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को क्या कर लिया जाए, देश का मानक समय माना जाए, और इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्व
को मानक याम्योत्तर माना गया। तो हमारे यहाँ जो देखिए जो 82.5 डिग्री जो पूर्व, क्योंकि हमारा भारत पूर्व में पड़ता है, अगर हम इसको मैप में देखेंगे तो 82.5 डिग्री जो पूर्व जो याम्योत्तर रेखा है, इसको भारत की मानक याम्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस याम्योत्तर के स्थानीय मान को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय मानक समय के नाम से किसे जाना जाता है, तो 82 डिग्री को किसको माना जाता है, 82 डिग्री को भारत का मानक समय के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज रात्रि में सो नहीं पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में तो 2 बजे दोपहर में, अपराह्न का मतलब दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय अंतर क्या है? भाई भारत 82.5 डिग्री पूर्व में है, तो जब 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तो यहाँ का जो समय है वो ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटे आगे रहता है। तो जब 5.5 घंटे आगे रहता है तो इसलिए जब वहाँ पर 2 बजे होंगे तो भारत में 5.5 घंटे अगर हम प्लस करेंगे तो भारत में कितने बज रहे होंगे, 7:30 बज रहे होंगे उस टाइम पर। तो यहाँ पर भारत में 7:30 बजे होंगे। तो यहाँ पर कुछ तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में बताइए भारत का समय ग्रीनविच से कितने घंटे आगे रहता है, तो 5.5 घंटे आगे रहता है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार जो है वो और भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है, विस्तार होता है, जिसके कारण वहाँ पर एक से अधिक मानक समय को अपनाया जाता है। और उदाहरण के लिए रूस में देखिए आप, रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है। तो पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप चाहें तो कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। पृथ्वी के आकार यहाँ बताना है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, बताइए, ये बताया था। तो ध्रुवों पर से क्या है, वो थोड़ी चपटी है, बीच से थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का ही एक वास्तविक प्रतिरूप हम कह सकते हैं, इसको लघु रूप होता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है, 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री में भी कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो होगी, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी के 3 ताप के कटिबंध कौन से होते हैं, तो हमने पढ़े उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये आपको यहाँ पे बताने लिख के कमेंट में, तो कमेंट का जरूर करेंगे और कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, यह भी समझाइए कि अक्षांश रेखा ये ग्लोब है, तो ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, ये अक्षांश कहलाती हैं। और जो आपको ये खड़ी हुई रेखाएं दिखाई देंगी इस तरह की, ये क्या कहलाएंगी, हमारी देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि अभी देखा था हमने सूर्य की सीधी किरणें क्या पड़ती हैं, यहाँ पर पड़ती हैं, और सिर पे सूर्य है जरूर आता है। और यहाँ पर दिया है जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, क्यों बताइए, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, इसलिए। अब बताइए, प्रमुख याम्योत्तर का मान पूछा है, कितना होता है, प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री होता है। फिर शीत कटिबंध किसके नज़दीक होता है, तो शीत कटिबंध बताना है तो ध्रुवों के नज़दीक। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। सिंपली ग्रिड किसका जाल होता है, अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के जाल को ही क्या कहते हैं, ग्रिड, यही तो पढ़ा था हमने। चलिए, अब ये बहुत ही इजी है, ये आपको फिल करने हैं। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर, इस तरह से आपको ये फिल। भारत का मानक, चलिए भारत का मानक समय बताइए, 22.5 डिग्री बताया था, और ये तीनों आपको ही सोल्व करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।